देखिए ये क्लास 9 बायोलॉजी कर रहे हैं, ठीक है ना। भारतीवन बुक से। कौन सा बुक है ये? भारतीवन बुक का करते हैं। सबसे पहले एक चैप्टर 1 में क्या है? कोशिका के बारे में है, यानी टॉपिक का नाम है कोशिका। और जो कोशिका है वो क्या है? तो जीवन की आधारभूत इकाई है, सबसे छोटी इकाई है। आधार मतलब किस चीज पर टिका हुआ जीवन है। आधार मतलब होता है टिका हुआ क्या चीज पर है। जैसे बिल्डिंग बनता है तो पिलर होता है ना, तो पूरा बिल्डिंग पिलर पर टिका हुआ रहता है, तो उसको कहते हैं आधार, ठीक है। तो जो चीज पर जो चीजें टिकी हुई होती है उसे क्या बोलेंगे? आधार। यानी कोशिका मतलब अगर कुछ जीवन है तो बिना कोशिका का जीवन नहीं है। तो ये इकाई है। और इकाई क्या होती है? इकाई का मतलब बताए कि वैसा अंग है या अंगक है, यूनिट है वैसा जो हर कामों को करने में सक्षम हो। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मैंने क्या दिया था एग्जाम्पल, ये अंगुली, तो अंगुली में भी कोशिका है। अब अंगुली का कार्य क्या है? तो किसी मोड़ना और मोड़ करके कुछ काम करना, ठीक है ना। कान का तो यहाँ भी कोशिका है और ये भी अपना काम पूरा करने में सक्षम है। दूसरी जगह ले लीजिए तो कान सुनने का काम आता है। अब दूसरा काम बदल गया, लेकिन यहाँ भी वो काम करने में सक्षम है, तो यहाँ भी कोशिका है, ठीक है ना। तो शरीर के हर पार्ट में कोशिका है और वो अलग अलग काम भी करता है। तो इकाई है। इकाई स्पेशल कुछ नहीं होता, यूनिट मतलब इकाई, ये स्पेशल कुछ नहीं है, सबसे मिला करके। तो इसमें है प्रत्येक जीव, जितने भी जीव हैं, ऑर्गेनिज्म, जीव को इंग्लिश में बोला जाता है ऑर्गेनिज्म। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनका शरीर कोशिकाओं का बना हुआ है। यानी यहाँ पे पेड़ ले लो, पौधे ले लो, जानवर ले लो, ये सब सभी का शरीर किसका बना हुआ है? कोशिका का बना हुआ है, ठीक है ना। यानी हर पार्ट में कोशिका मौजूद है। कोशिका को जीवन की आधारभूत संरचना, यानी संरचना जो है, जैसे हम देखने में ऐसा लगते हैं, ठीक है ना। कोई जानवर है तो देखने में वो ऐसा लगता है, उसका मुंह ज्यादा निकला हुआ है, तो कहीं का मुंह एकदम पूरा ये एकदम चपा हुआ है, चिड़िया में चोंच आगे निकला हुआ है। तो इस प्रकार से संरचना प्रदान करने का काम कौन किया? कोशिका किया। और काम करने क्रियात्मक इकाई है, तो हर काम को ये कर सकता है। इसलिए कोशिका को जीवन की आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई माना गया है। संरचना को बोला जाता है स्ट्रक्चरल और क्रियात्मक को बोला जाता है फंक्शनल। क्रियात्मक को क्या बोलेंगे? फंक्शन नहीं, फंक्शनल। क्रिया है तो फंक्शन फलन। देखिए कोशिका जीव द्रव से बनी हुई है, यानी आप देखिए कोशिका के अंदर भी कुछ टर्म आ गए, वो है जीव द्रव, ठीक है ना। जीव द्रव को इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जीव द्रव को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म। ये देखिए ये प्रोटोप्लाज्म से बनी हुई है, यानी कोशिका से भी कोई छोटा है। अगर हम कह देते कोशिका सबसे छोटा शरीर का अंगक है तो ये भी गलत हो जाता, क्योंकि कोशिका का भी निर्माण कैसे हुआ है? जीव द्रव से हुआ है। कैसे हुआ? जीव द्रव से हुआ। तो कोशिका जीव द्रव से बनी एक रचना है। इसमें विभिन्न रासायनिक तत्व, यौगिक तत्व संयोजन कर यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं। देखिए तो इसमें अलग अलग रासायनिक तत्व होते हैं, जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, कार्बन, ये सब जितने भी तत्व हैं, बहुत हो रहा है क्या? जितने भी तत्व हैं ये सब आपस में कंबाइंड करेंगे और कंबाइंड करके यौगिक बनाएंगे। तो ये सब किस में मौजूद है? ले जाओ उठा के जी, अरे ले जाओ उधर। इसमें क्या मौजूद है? तो तत्व संयोग करके यौगिक बना रहा है, तो यौगिक के रूप में मौजूद है। किसमें? जीव द्रव में। और जीव द्रव से ही कोशिका का निर्माण हुआ। तब हम कहेंगे कोशिका का निर्माण कैसे हुआ? तो बहुत सा तत्व मिल करके और अलग अलग तत्वों का संयोजन से जो यौगिक बने, लड़का जो यौगिक बना, यही यौगिक उपस्थित है किसमें? जीव द्रव में। और जीव द्रव किसमें पाया जाता है? तो कोशिका में पाया जाता है। क्लियर है? आगे देखिए। अब यौगिक के रूप में उपस्थित है अगर कोशिका, जीव द्रव में यौगिक है, तो कौन सा यौगिक है, कौन सा कंपाउंड है? तो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें है और ऑर्गेनिक, दोनों उपस्थित है। ऑर्गेनिक भी और इनऑर्गेनिक भी। ऑर्गेनिक के रूप में यानी
कार्बनिक के अकार्बनिक के रूप में क्या है, तो जल है, वाटर, लवण यानी सॉल्ट मौजूद है। जल भी मौजूद है और सॉल्ट भी मौजूद है, लवण भी मौजूद है। और कार्बनिक के रूप में, कार्बनिक कंपाउंड के रूप में क्या क्या है ना, तो प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड यानी न्यूक्लिक अम्ल, ये सब पाया जाता है किस रूप में, कार्बनिक के रूप में। तो एक अकार्बनिक के रूप में और दूसरा कार्बनिक के रूप, ठीक है ना। तो कार्बनिक के रूप में कौन कौन पाया गया, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, याद रखिएगा। अकार्बनिक के रूप में इनऑर्गेनिक, जल एवं लवण। अब देखिए, कोशिका में यह जीव द्रव्य एक छिद्र युक्त, यानी जो कोशिका में अभी देखे थे कि कोशिका में किससे बना हुआ है, तो जीव द्रव से बना हुआ है। जीव द्रव उसमें पाया गया, ठीक है ना। और जीव द्रव किससे बना हुआ है, तो बहुत सा तत्व संयोग करके यौगिक बना है। और यौगिक के रूप में क्या क्या रहता है, तो ये दो प्रकार के यौगिक होता है कंपाउंड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में कौन रहा, तो प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, है ना, न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, हाँ रिकॉर्ड कर, ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल, कौन सा, न्यूक्लिक अम्ल। और अकार्बनिक के रूप में बहुत आसान, वाटर और लवण। ऐसे कह सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड में मिलकर के बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, तो ये भी, हाँ जो है सो कर लो। कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, तो यह भी इनऑर्गेनिक है, यानी अकार्बनिक रसायन है, तो यौगिक बनाया। तो कोशिका में जीव द्रव कैसे रहता है, तो छिद्र युक्त चयनात्मक प्रगम्य झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली से घिरा हुआ रहता है। देखिए, इसके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे, कि बस इतना जान जाओ कि कोशिका में जीव द्रव कैसे रहता है, तो एक झिल्ली रहता है ना। कोशिका के चारों ओर एक झिल्ली होता है, और झिल्ली के अंदर कौन होता है, जीव द्रव मौजूद होता है। और ये जो झिल्ली है, ये कैसा झिल्ली है, चयनात्मक, यानी सबको आने जाने नहीं देता है। मैं इसका चर्चा करूंगा, ठीक है ना। तो ये चयनात्मक प्रागम्य झिल्ली से घिरा हुआ रहता है। कौन घिरा हुआ रहता है, कोशिका घिरा हुआ रहता है, ठीक है ना। या कह सकते हैं तो प्रोटोप्लाज्म, यानी प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में क्या बोले थे, जीव द्रव घिरा हुआ रहता है। क्या घिरा हुआ रहता है, जीव द्रव। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बीच में, यानी जीव द्रव के बीच में केंद्रक पाया जाता है। जीव द्रव के रूप में क्या पाया जाता है, तो एक होगा क्रिप्टोप्लाज्म, ठीक है, और केंद्रक के बीच में जो दोनों मिला करके प्रोटोप्लाज्म कह देते हैं, ठीक है ना। ठीक है, क्रिप्टोप्लाज्म बोलने क्या, सॉरी, साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। साइटोप्लाज्म और केंद्रक को, दोनों भाग को मिला दिया जाएगा, तो ऐसे भाग क्या कहलाएंगे, ऐसे प्लाज्म प्रोटोप्लाज्म कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, प्रोटोप्लाज्म कहलाएंगे। आगे, तो इसके बीच में, यानी किसके बीच में, केंद्रक के बीच में, सॉरी, प्रोटोप्लाज्म के बीच में, यानी जीव द्रव के बीच में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। थोड़ा भी दिक्कत है क्या, पूछेंगे केंद्रक कहाँ पाया जाएगा, तो आप क्या बताइएगा, बोलिए, हाँ, प्रोटोप्लाज्म के बीच में, यानी जीव द्रव के बीच में। या समझिए कि हम जीव हैं और एक बीच में नाभि पाया गया, केंद्र पाया गया, केंद्रक हो गया, याद रहेगा। केंद्रक कहाँ पाया था, तो जीव द्रव के बीच में, है ना। प्रोटोप्लाज्म से पता नहीं चलेगा। सबसे बढ़िया याद रखो कि हम जीव हैं और एक बीच में नाभि पाया गया, तो ये हो गया नाभि, यानी केंद्रक पाया गया, न्यूक्लियस पाया गया। अब देखिए, कोशिका में विविधता, यानी डाइवर्सिटी इन सेल। सेल में कैसे कैसे डाइवर्सिटी है, विविधता है। सेल में कैसे कैसे विविधता। पहला आकृति, सबसे पहला क्या है, आकृति। अनिश सर से मिलिए, अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, क्लास रिकॉर्ड। आकृति, शेप, सबसे पहले क्या है, शेप, यानी आकृति। अनिश सर से मिल लीजिए, आकृति। सबसे पहले इसमें क्या है, आकृति, यानी शेप। पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि शेप और साइज में क्या अंतर है। यदि आकृति, आकृति मतलब देखने में वो कैसा लग रहा है, उसका ढंग क्या है, तो हो जाएगा आकृति। और साइज, बड़ा या छोटा जो हो गया ना, ये हो गया साइज। जैसे हम आकृति का है, तो ऐसा एक बना दिए और एक ऐसा बना, तो ये हो गया आकृति में परिवर्तन, ठीक है ना। और एक ऐसा बनाए और एक ऐसा बनाए,
तो ये हो गया शेप में परिवर्तन। ये बड़ा शेप का है और ये छोटा शेप का। अभी आकृति में परिवर्तन था, ठीक है ना, पूरा क्लियर है। तो ये किस में परिवर्तन था? आकृति में। तो कोशिका में तीन प्रकार से विविधता पाया जाएगा, ठीक है ना। आकृति में विविधता पाया जाएगा, आकार में विविधता पाया जाएगा और संख्या में विविधता। यानी किसी किसी की कोशिका एक ही प्रकार का नहीं होता है। कोशिका का कभी आकृति देखेंगे, कभी गोल रहेगा तो कभी चौखुट रहेगा यानी कि आयताकार होगा, कभी स्क्वायर टाइप में होगा, स्टार टाइप में हो सकता है। तो कोशिका कैसा होगा इसका पता नहीं, तो इसका आकृति में भी परिवर्तन होगा यानी विविधता नजर आएगा। आकार, कोई कोशिका बड़ा हो सकता है, कोई कोशिका छोटा हो सकता है। और किसी में संख्या, अगर कोई एक जीव है तो उस जीव में संख्या बहुत ज्यादा भी हो सकता है और संख्या बहुत कम हो सकता है। क्लियर है? तो एक आकृति में परिवर्तन देख रहे हैं और दूसरा आकार में परिवर्तन है और तीसरा संख्या में। तो पूछेंगे कोशिकाओं में विविधता यानी अलग अलग भिन्न भिन्न कहाँ कहाँ देख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए एक आध गो केचुआ ले लेंगे तो उसका कोशिका, जैसे कोशिका उसका दूसरा ढंग का रहेगा, और दूसरा सांप ले लेंगे तो उसमें कोशिका दूसरा ढंग का रहेगा। अब किसी में बड़ा बड़ा कोशिका, जैसे सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, ठीक है ना, और कुछ कुछ कोशिकाएं बहुत छोटी छोटी होती है। तो ये सब जो कोशिका है कभी बड़ा देखने को मिलेगा तो कभी छोटा देखने को मिलेगा। और किसी में कोशिका, जैसे हाथी में कोशिका बहुत ज्यादा मिलेगा और चूहा में कोशिका बहुत कम मिलेगा। तो कोशिका में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो क्या क्या चीज में परिवर्तन मिलेगा समझ में आ गया? आकृति में परिवर्तन मिलेगा यानी विविधता होगा, आकार में विविधता होगा और संख्या में विविधता होगा। अब इसमें है कि सबसे छोटा कोशिका ये है फ्लोरोन्यूमोनिया। फ्लोरोन्यूमोनिया, और इसका आकार बहुत कम है, 0.1 माइक्रोमीटर। अब माइक्रोमीटर का मतलब 10 टू द पावर, 1 माइक्रोन बराबर 10 टू द पावर -6 मीटर होता है, या -6। 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना? 10 टू द पावर -6 मीटर। कितना मीटर? 10 टू द पावर -6 मीटर। किसके बराबर? 1 माइक्रो बराबर, ठीक है ना, माइक्रोमीटर बराबर। तो 0.1 माइक्रोमीटर किसका है, किसका आकार है? तो फ्लोरोन्यूमोनिया का। सबसे छोटा ये फ्लोरोन्यूमोनिया और सबसे बड़ा 170 इंटू 135 मिलीमीटर। 1 मिली के बराबर कितना? 10 के पावर -3। कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर -3। और ये शुतुरमुर्ग के अंडा मिलेगा यानी एग ऑफ ऑस्ट्रिच। शुतुरमुर्ग को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? ऑस्ट्रिच। शुतुरमुर्ग को ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग को ऑस्ट्रिच। क्लियर है? यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो अभी तक हमने पढ़ा कोशिकाओं में विविधता, कोशिकाओं में क्या क्या विविधता आता है। तो कभी कोई लंबा, कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी बहुत छोटा, कभी लंबा तो कभी मोटा, अलग अलग, ठीक है। और उसके अलावा और कहाँ तो देखने में कभी गोल लग रहा है तो कभी चापड़ लग रहा है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप में कोशिका होती है। 3 प्रकार से विविधता देखी जाएगी। सबसे पहले आकृति में विविधता देखी जाएगी, आकार में विविधता देखी जाएगी और संख्या में विविधता देखी, है ना। देखो सबसे छोटा फ्लोरोन्यूमोनिया और सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग का अंडा। जीवाणु में कोशिका, जीवाणु, ठीक है ना, जीवाणु यानी बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में कोशिका 1 माइक्रोमीटर का होता है से लेकर के 10 माइक्रोमीटर तक। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा, ये डायमीटर दिखाया गया कि कितना व्यास का होता है। तो 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर के व्यास तक होता है। भैया व्यास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायमीटर। तो जीवाणु में कोशिका कितना बड़ा होता है? तो आप बता दीजिएगा। 1 माइक्रोमीटर से 10। ऐसा हम क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है ना, ध्यान से। मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है? तो तंत्रिका। कौन सा कोशिका है? तंत्रिका। और इसको न्यूरॉन भी कहते हैं। ये लगभग 1 मीटर लंबा होता है तंत्रिका, इतना, ठीक है। बताइए, कोई कोई में कोशिका तो एकदम पता ही नहीं चल रहा है और यहाँ कोशिका लगभग 1 मीटर लंबा आ रहा है। और मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका कहाँ है? तो वो है प्लाज्मा में रहता है, ठीक है ना। हम इसको बाद में देखें, माइक्रोप्लाज्म में रहेगा, ओके। अब देखिए कोशिका विभिन्न रूपों में होती है, यानी कोई कोशिका एक कोशिकीय भी हो सकता है और बहुकोशिकीय भी हो सकता है, ठीक है ना। यानी एक कोशिकीय जो होगा यूनिसेलुलर कहलाएगा और बहुकोशिकीय होगा वो मल्टी सेलुलर कहलाएगा। एक यूनिसेलुलर होगा और दूसरा क्या है? मल्टी सेलुलर होगा। एक यहाँ एक यूनिसेलुलर
और दूसरा में क्या, मल्टी सेलुलर। कोशिका कितने फॉर्म में पाए जाएंगे, 2 फॉर्म में। एक कोशिकीय यूनिसेलुलर, दूसरा बहुकोशिकीय। इंग्लिश वर्ड को ध्यान में रखना है, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय, हाँ पीछे बैठो जल्दी, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय को इंग्लिश में यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय को और बहुकोशिकीय मल्टीसेलुलर, बहुकोशिकीय याद हो गया, जरूर याद रखिएगा। अब है एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जीव को इंग्लिश में ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं, एक कोशिकीय जीव, है ना। ध्यान से देखिएगा, वैसा जीव जिनका शरीर सिर्फ एक कोशिका का बना। अब देखो ना, एक कोशिका तो 1 मीटर लंबा था, जैसे न्यूरॉन। तो ऐसा भी कुछ जीव है जिसमें मात्र एक ही कोशिका पाए। अब हम लोग के शरीर में लगभग करोड़ों कोशिका है, ठीक है ना। एक गुलाब का फूल ले लीजिए तो उसमें करोड़ों कोशिका मिलेंगे, ठीक है। तो कोशिकाओं की संख्या बहुत ज्यादा भी होती है। अब कभी कभी जीव भी बड़ा, फिर भी कोशिका मात्र एक को मिलेगा, तो उसको एक कोशिका कहेंगे। फिर से देखिए, वैसा जीव जिनका शरीर सिर्फ एक कोशिका का बना हो। कितने कोशिके लगे, हाँ। अब एक कोशिका में माइक्रोप्लाज्म रहेगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेगा, अब बहुत इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह रहेगा। तो ये सब हम लोग क्या बोलेंगे, एक कोशिकीय जीव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक कोशिकीय जीव। क्या बोला जाएगा, एक कोशिकीय जीव। तो वैसा जीव जिनका शरीर सिर्फ एक कोशिका का बना हो, वैसे जीव को हम क्या बोलेंगे, एक कोशिकीय जीव है। इन जीवों में जीवन का जितना भी कार्य है, जैसे सांस लेना, बढ़ना, अपने अनुसार अपने बच्चों को पैदा करना, ठीक है, जितना भी कार्य है जीवन संबंधी, चलना, ये सब जितना भी कार्य, यहाँ देखिए, जितना भी जीवन संबंधी कार्य है, ये सारे अकेले एक ही वो कोशिका पूरा कर देता है ना। इसके लिए अलग अलग, कान के लिए अलग कोशिका, नाक के लिए अलग कोशिका, मुंह, जीभ, और फिर दांत के लिए अलग कोशिका, शरीर के लिए अलग, यानी अलग अलग कोशिका की जरूरत नहीं होती। जीवन में तो, शरीर में तो बहुत सा काम है ना, चलना है, फिर घूमना है, तो इतना सा काम है। सब काम को कंप्लीट करने के लिए कितनी कोशिका की आवश्यकता होगी, मात्र एक कोशिका की आवश्यकता होगी। और ऐसे कोशिका क्या कहलाएंगे, एक कोशिकीय जीव। एक बार फिर समझिए आप, वैसे एक कोशिकीय जीव यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं। तो क्या कहेंगे, वैसा जीव जिनका शरीर सिर्फ एक कोशिका का बना हो। कितना कोशिका का बना हो, एक कोशिका का बना। इन जीवों में जीवन में जितने भी काम होते हैं, जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी वर्क हैं, ठीक है ना, खाना से लेकर के पीना, उड़ना, अरे उड़ेगा, जितना भी काम है, ठीक है ना, सांस लेना, ठीक है, तबीयत खराब होना, तबीयत ठीक होना, जितना भी काम है, सब काम को एक ही कोशिका कर लेता है। कितना कोशिका करता है, एक कोशिका काम कर लेता है। तो ऐसे कोशिका कहलाएंगे। जीवन संबंधी सारे कार्य अकेली कोशिका द्वारा संपन्न होते हैं, ऐसे जीव एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। कैसा जीव कहलाएगा, एक कोशिकीय जीव कहलाएगा। क्लियर है। जैसे अमीबा, पैरामीशियम और क्लेमाइडोमोनास। अमीबा इसमें है, पैरामीशियम है और क्लेमाइडोमोनास है। ये आपको फिगर दिखाया जा रहा है। अमीबा याद रखिएगा, जरूर इसको रखिए। अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास। अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडो। तो अमीबा का ये स्ट्रक्चर है, ध्यान में रखिए। अब स्ट्रक्चर ये आपको पसंद में आएगा। ये अमीबा का स्ट्रक्चर हो गया। ये देखिए पैरामीशियम का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है, पैरामीशियम। एक अमीबा का स्ट्रक्चर अभी मैंने बताया, ये अमीबा है और ये क्या है, पैरामीशियम, ठीक है ना। और तीसरा है, ये देखिए क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास ऐसा देखना, ये दो हम बनाए हैं, ठीक है ना। ये नहीं, इसका इंटरनल पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर उतना ज्यादा नजर नहीं आ रहा, इसमें थोड़ा अच्छा नजर आ रहा है, इसलिए हम इसको बताएं। और आपको बाद में सारे चीज के बारे में बताया। अमीबा का देखिए पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर, इंटरनल पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर, यानी बाहरी आकृति और अंदरी आकृति, भीतरी आकृति, दोनों को अच्छा समझेंगे। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये सब सारे चीज अच्छे समझेंगे, ठीक है ना। पैरामीशियम में देखिए तो फूड वैक्यूल है, ग्लिट है, सिलिया है,
साइटो प्रोकोट है, ये सब सभी चीजों को हम डिटेल से देखेंगे। लेकिन अभी का टॉपिक अपैरेंट काइमा में जो जो चीज है उसको भी डिटेल देखेंगे। लेकिन अभी जो हमारा टॉपिक है ये मात्र एक ही चीज को डिनोट करता है, ठीक है ना। ये क्या चीज को डिनोट करता है? एक चीज, क्या कि कौन कौन सा एक कोशिकीय जीव हैं। तो एक कोशिकीय जीव अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास। एक कोशिकीय जीव समझ में आ गया? वैसा जीव जो सिर्फ एक कोशिका का बना हो और जीवन संबंधी जितने भी कार्य हैं, उठना सुतना सारा कार्य एक ही कोशिका संपन्न करा लेती है। तो ऐसे जीव को क्या बोलेंगे? बोलो, एक कोशिका। एग्जाम्पल अब बताइए, कोई पूछ दे अमीबा कैसे उठता है? एक अमीबा में कितने कोशिका होते हैं? एक। पैरामीशियम में कितने कोशिका? ठीक है ना। क्लेमाइडोमोनास में कितने कोशिका है? और ये सुतने उठने के लिए अलग अलग कोशिका की जरूरत है क्या? नहीं। है ना। सारा के सारा काम, सारा फंक्शन अकेले एक कोशिका संपन्न कर लेगा। ऐसे कोशिका को हम क्या बोलेंगे? अब एक कोशिकीय जीव। अब अगला पार्ट है बहुकोशिकीय जीव। इंग्लिश में मल्टी। मल्टी मतलब बहुत काम, मल्टीप्लस देखे है ना। मल्टी मतलब बहुत सा, तो मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय जीव। मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय जीव क्या है, किसे कहेंगे? अभी तो हमने समझा एक कोशिकीय, तो एकदम सिंपल बात में समझ लीजिए। इसमें क्या होगा? शरीर रहेगा, जो सर काम जितना भी काम है वो काम को करने के लिए अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग कोशिका, ठीक है। अगर 1 लाख काम है तो 1 लाख से अधिक कोशिका। उसमें क्या था? काम था बहुत सा, सारा काम अकेले कर लेता था। लेकिन यहाँ क्या है? एको काम अकेले नहीं करेगा, सबके अलग अलग पारी बाटल रहेगा, ठीक है। ये काम तुम करो, ये काम तुम करो, ये काम तुम करो। तो ऐसा काम और कोशिका अलग अलग होगा तो उसको क्या बोलेंगे? बहुकोशिकीय। ऐसे एकदम सूक्ष्म लेवल तक समझना नहीं है, तो बस इतना याद रखिए, बहुकोशिकीय जीव वो होता है जो बहु माने बहुत सा और कोशिका मतलब कोशिका। वैसा जीव जिसमें बहुत से कोशिके होते हैं, कोशिका होता है, वैसे जीव क्या कहलाएंगे? बहुकोशिकीय। लेकिन इतना से एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेगा और 100% बातें समझ में भी नहीं आएगी। इसके चलते देखिए लिख दिया, वैसा जीव जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं का बना है। वैसा जीव जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं का बना है, जिनमें अलग अलग कार्य, देखिए विभिन्न विभिन्न कार्य आ गए ना, अलग अलग फंक्शंस वर्क का सुचारू रूप से चलाने के लिए, संपन्न कराने के लिए अलग अलग कोशिका समाहित होकर विभिन्न अंगों का निर्माण करती है, उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। मतलब इतना डिटेल लिखने के लिए, समझने के लिए इतना नहीं है। मतलब इसमें क्या है? अलग अलग कार्य को संपन्न कराने के लिए अलग अलग कोशिका की आवश्यकता होती है, उसे बहुकोशिकीय जीव कहेंगे। याद हो गया? कितना याद करना? अलग अलग कोशिका, अलग अलग कार्य, ठीक है। और एक कोशिका, काम अलग अलग। वहाँ क्या था? काम 1000 था और करने वाला एक। और यहाँ काम भी 1000 और करने वाला भी 1000, है ना। कमाए वाला 100 गो, अब खाए वाला, सॉरी उल्टा हो गया, कमाए वाला एगो। एक कोशिकीय जीव कैसे याद रखिए? कमाए वाले एगो, खाए वाला 100 गो, तो हो गया एक कोशिकीय जीव। और बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव क्या है? कमाए वाला भी बहुत मनी और खाए वाला। एकदम बहुत अच्छा से एग्जाम्पल हो गया एक कोशिकीय को। देखिए घर, एक घर कब हुआ? एक घर कमाए वाला एगो रहेगा ना, ठीक है, तब तक एक घर रहेगा। कमाए वाला अगर 3 गो हो गया तो देखिएगा 3 घर बढ़ जाएगा। अगर एगो 5 गो भाई है, ठीक है ना, और 5 कमाए लगा, तब ज्यादा दिन साथे नहीं रहेगा, रहेगा साथे, तो घर बढ़ गया। लेकिन एक घर कब रहेगा? जब कमाने वाला एक और खाने वाला बहुत सा रहेंगे। तो इसी प्रकार से ये भी है ना, काम अनेक और करने वाला एक, तब तक एक कोशिका। और जैसे घर अलग अलग कब होगा? बहुकोशिकीय कब होगा? बहुत घर कब होगा? जब कमाने वाला भी अलग अलग और खाने वाले भी अलग अलग, ठीक है। तो ये हो जाएगा बहुकोशिकीय। क्लियर है? अब बहुकोशिकीय का एग्जाम्पल जी, इसमें बहुत सा एग्जाम्पल है। तिलचट्टा ले लो, जे नजर आ रहा है जीव ना, ठीक है। और ये सब अमीबा, पेचिस, काला, ये सब लोग को कुछ नजर नहीं आता है। पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, देखे अरे कहने के अरे अमीबा भागल जा रहा है, देखो देखो उधर, है ना, क्लेमाइडोमोनास उधर भागल जा रहा है, ऐसा है। लेकिन तिलचट्टा, कॉकरोच उधर भागल जा रहा है, छिपकली उधर जा रहा है। तो जितना जीव को देख रहे हैं ना, ठीक है, वो जीव क्या हो जाएगा?
बहुकोशिकीय जीव है। क्या है? बहुकोशिकीय। अब कोई पूछ देगा मक्खी कैसा जीव है? बहुकोशिकीय। टंगवा हिलाव लगा ऐसे ऐसे हिलाव है तो ओकर हिलाव वाला दूसरा कोई है ना? एक कोच का काम पूरा नहीं कर रहा है। अब कुत्ता रहेगा, कुत्ता पोल पर देखते हैं ना, कुत्ता को पोल पर देखते हैं क्या करता है? टॉयलेट देखते हैं ना कुत्ता को, कुत्ता पोल पर, गाड़ी पर, गाड़ी हाँ मिलो उसको से। अरे यार तुम मिलो उसको से। समझ में आया? मानव ब्रिज या था ये वो ब्रिज, गुलाब का फूल तो कहीं ये ब्रिज है सर। अरे हम लिख दिए हाँ जी। वहाँ बोले ना से चल के टॉयलेट करे, सोचे कि हाँ बोल दिए सर, है ना? लाइक वालों बड़ा तेज है। चलो तो पूछता कहा है? तो मानव ब्रिज जानवर, अब इसमें सब जानवर सारे कीट्स, जितना भी कीट्स इंसेक्ट्स जितना भी कीट नजर आता है, ठीक है ना, वो सारे सारे क्या हो जाएंगे? हमको नजर आना चाहिए, ठीक है ना? और ना नजर आने वाली बहुकोशिकीय रहता है, ऐसा नहीं याद कर लीजिएगा। जो नजर आवे वो एक बहुकोशिकीय और जो नजर ना आवे वो बहुकोशिकीय एक कोशिकीय, तो ऐसा नहीं याद कीजिएगा, ठीक है ना? हम आपको बता रहे हैं, ठीक है? सांप कौन कोशिकीय है? और आप कौन कोशिकीय हैं? हम यहाँ खड़ा है से कौन कोशिकीय है? तू करिए कोशिकीय है, हम कहीं कि क्यों हम इसलिए हमारे 3-4 गो बाल बच्चा है। मानव शरीर में देखिए कितना कोशिका है, 60 × 10 के पावर 15 कोशिका पाया। समझना ना? अरबों खरबों तक पहुंच जाएगा, जोड़ते रहिए। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 खरब 10 अरब खरब 10 खरब नील 10 नील पद्म, है ना? पद्म शंख महाशंख, यानी कितना कोशिका है? 60 जीरो इधर तो है ना? यानी 6 × 10 के पावर 15 का 16 का दीजिए, इतना कोशिका हमारे शरीर में है ना? 10,000 मर हो जाएगा तो क्या दिक्कत है ना? कोशिका कैसे मरता है? मार दिए तो यहाँ फूल हो गया, काला हो गया, कोशिका मर गया, और धीरे धीरे कोशिका जीवित हो जाता है, ठीक है ना? अब फिर से चिकना जाते हैं ना, तब मान लीजिए चिकना गए, मारे यहाँ करिया हो गया, तब कोशिका मरा है, अभी चिकना गया कोशिका जिंदा हो गया, है ना? आपको पता कैसे होगा? कोशिका मर गया, कोशिका जिंदा हो गया, है ना? समझ। और धीरे से मारा तो खाली गलिया लाल हो जाएगा, वो कोशिका मरा नहीं है। हाँ पूरा मर जाए कोशिका, जैसे लाइन लग जाता है ना तो विकलांग हो जाता है, हाथ में नहीं उठता है, पैर वैसे ऐसे विकलांग, एक चल कूदो, तो ऐसा कोशिका क्या कहलाएगा? करीब बहुकोशिकीय कहलाएगा, है ना? मारा कोशिका कहलाएगा, हाथ में नहीं उठेगा, मारा कोशिका बहुकोशिकीय कहलाएगा। 5 साल वाला अभी तक याद कर ले। कोशिकीय जीवों का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना? बहुकोशिकीय जीवों का विकास एक कोशिका के कोशिका विभाजन द्वारा होता है। सबसे पहले कोई पैदा लिया था बहुकोशिकीय नहीं था, छोटका है जी, कहाँ चिका है? हाँ तो बैठो ना, था देखो अंदर बैठो। समझ में आया? एक कोशिकीय जीव समझ में आया? एक कोशिकीय कैसे बना, सॉरी बहुकोशिकीय कैसे बना? तो एक से बन गया। सूर्य जब बहुत छोटा था तभी एगो कोशिका, तानी से बढ़ा तानी से बढ़ा तो 2 कोशिका और बढ़ गया 50,000 कोशिका। हमारा गधा भर के हो गया था 100 होगा, मारेगा तुझे बड़ा होगा 60 में 10 के पावर 15। समझ में आ गया ना? तो अभी आप लोग छोटा है तभी उतना नहीं होगा, अभी अरब खरब में चल रहा होगा, पद्म नील में, है ना? हमारा महाशंख कोशिका आ गया। हमारा पास क्या नहीं अधिनेतवन कहता है कि 5,000 हम वोट को पैकेट में लेके चलते हैं, 5 लाख वोट को पैकेट में, तो हम भी कम से कम तो खरब को कोशिका साथे लेके चलते हैं, है ना? क्या कोशिका मेरे साथ है? अरब खरब जितना कहना सब कोशिका मेरे साथ। कोशिका का आकार एवं आकृति उसके कार्यों के अनुरूप होती है, यानी जैसन काम वैसन आकार और आकृति। बढ़िया भारी भारी काम तो कोशिका बड़ा बड़ा और ज्यादा मात्रा में, जैसे बरगद में बहुत कोशिका और छोटे को चमेली के फूल में कम कोशिका। समझ में आ रहा है ना? तो बड़ा कोशिका भी अलग अलग हो जाता है, छोटा कोशिका भी। कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती है,
ये कहता है हमारा बड़ी दिन रहला हो गया, अब वैसे नहीं रहेंगे, अब हम चरखुट ब्रेड बनेंगे, ठीक है। फिर कहते नहीं हम बोले ठीक थे, अगला मौसम में गोल बन जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा एक और डांट के आइए। कुछ कोशिका अपना आकार बदलती रहती है। कितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा जीव है, ऑर्गेनिज्म है जो अपना आकार बदलती, कोशिका का आकार बदलते रहता है? तो आंसर अमीबा। अभी देखे थे ना अमीबा पे चीज कहने था अमीबा, देखो अमीबा ये आया अमीबा, ये आकार बदल, यहाँ पर ही देखो ऐसा, तो यहाँ पर दोनों एक ही हो ये अमीबा है। तो कभी देखिएगा अमीबा यहाँ से कट गया तो इतने बचा, कभी इतना बचा, तो अमीबा अपना आकार क्या होता है, बदलते रहता है। अमीबा क्या करता है, अपना आकार को यहाँ हो गया। तो कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती है, जैसे अमीबा, ठीक है, याद रहेगा। जब जिक्के में क्वेश्चन पूछा कीजिए, ल्यूकोसाइट श्वेत रक्त की कोशिकाएं भी अपना रूप बदलते रहती है ना। जो हमारे पास खून दो प्रकार के है ना, ऐसे प्लेटलेट्स एक और पढ़ेंगे, लेकिन अभी समझिए दो गो, एक लाल खून और एक उज्जर खून, यानी एक व्हाइट ब्लड्स और रेड ब्लड्स, WBC RBC, क्लियर है। तो जो WBC होती है, श्वेत रक्त जो होता है, वो उसकी कोशिका, श्वेत रक्त नहीं, श्वेत रक्त की कोशिका यानी सेल अपना रूप बदलते रहती है, कभी गोर हो जाता है, कभी करिया हो जाता है। अरे रूप मतलब देखने में कैसा लगता है, चापट रहता है कि लमथोथ हो जाता है, ठीक है ना। देखिए कोशिकाओं की संख्या जीव के शरीर के आकार पर, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है कि कोशिकाओं की संख्या जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करता है। अगर देखिए कैसे कोशिका की संख्या, कै गो कोशिका है पता लगाना है, तो आप ऐसे नहीं पता लगाइए, देखिए जीव का शरीर कैसा है ना। हाथी नियन है कि हमारा नियन पतले है, ये सर हमारा नियन छिपकली नियन है, तो छिपकली है रे। तो जीव का शरीर के आकार पर निर्भर करता है, समझना ना। छोटे गो तो कम कोशिका, बड़े गो तो ज्यादा को। अब देखिए ये देखिए गदहवा के, ये कौन है, बरगद का बनियान ट्री बोलेंगे इंग्लिश में, क्या बोलेंगे, बनियान ट्री। तो बनियान ट्री में देखिए मोज झाड़ी कितना निकला है ना। अब पत्तियां की संख्या नजर आ रही है, ये तो खाना पर खाना बना रहा होगा ईसा। आइए देखो बेचारा गुलाबा के, है ना, ये गुलाब, तो इसमें लिखा हुआ है ज्यादा कोशिका, यानी इसमें कोशिका की संख्या बहुत ज्यादा है, और ये गुलाब छोटी होती है इसलिए कोशिका की संख्या कम। अगर फर्न होता तो और कम होता, ठीक है ना। जितना छोटा पौधा कोशिका उतने कम। और देखिए जानवरों में देखिए ये चूहा के, चला देखे में चूहा उतना बड़ा, बघो उतना बड़ा, लेकिन एक्चुअली में बाघ बड़ा है और ये चूहा छोटा है। तो छोटा चूहा है तो इसमें कम कोशिका। अभी हम लोग तुलना कर रहे थे किसमें, पेड़ में, प्लांट्स में। अब एनिमल्स में देखते हैं, जानवर में क्या। तो एक ये क्या है, चूहा, तो रैट, ये इसमें बहुत कम कोशिकाएं होंगे, सेल्स बहुत कम होंगे, और इसमें सेल बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा बड़ा है ना, आकार में ये बहुत बड़ा, आकृति में बड़ा है क्या, नहीं, आकार बोलिए, आकृति आकार दोनों में अंतर है ना, तो आकार में ये बहुत बड़ा। अब देखो ये छोटे, ये बेबी है, बेबी कुत्ता, पप्पी, ठीक है, और ये डॉग, ये बुलडॉग है ना, ये गधवा कुत्ता हो गया। तो इसमें ये बेबी कुत्ता चार को मिला के भी बहुत कम मतलब कहने का मतलब छोटा कुत्ता के बच्चा जो है इसमें कितना होगा कोशिका, कम कोशिका होगा, और इसमें कोशिका ज्यादा। अगर एक में 10 लाख तो एक में 85 लाख, है ना। हम नहीं गिने गए थे कोशिका क्या है, मेरे पास न माइक्रोस्कोप है, न इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, न प्रकाश माइक्रोस्कोप है, ठीक है ना, कोई नहीं है। आगे देखिए जीवन की व्यवस्था की स्तर, यानी अब देखेंगे ये काम क्या है, कोशिका का काम क्या है, स्तर क्या है, देखते हैं। प्रत्येक जीव के शरीर का निर्माण कराने वाली कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है, एकदम स्पेशल काम करने की क्षमता होती है, ठीक है ना। जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ये कोशिका आपस में समूह बना करके उत्तक का निर्माण करते हैं। काम के दृष्टिकोण से उत्तक का निर्माण, ये नहीं कि सब, उत्तक मतलब टिश्यू, समझिएगा। और धीरे धीरे कोशिका के बारे में लगभग जान गए कि कोशिका क्या है, कोशिका के अंदर क्या क्या छिपाया जाता है। बताइए क्या क्या छिपाया जाता है कोशिका के अंदर,
प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, जब बोलते रहो बोलो गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी, जितना ही था ना क्रिप्टो, तो ये सब जितने भी है अंतःप्रद्वयी जालिका, रुखड़ी, ठीक है, और सरफेस जो जितना ये सब है, ये सब के सब क्या है, कोशिका के अंदर का पार्ट्स है। ओके, अब देखिए तो यहाँ कहता है कि कोशिका को हम अगर बहुत, इस कोशिका से ही शरीर का निर्माण हुआ है, ठीक है ना, तो कई गो कोशिका मिला देंगे शरीर का निर्माण का, सब कोशिका मिल गया एगो शरीर, ऐसा क्या है समझने, इसी बात को समझने के लिए ये पॉइंट हमने लिखा कि प्रत्येक जीव का शरीर का निर्माण कराने वाली कोशिकाओं में कुछ मूलभूत काम कराता है। ये नहीं कि सब कोशिका के एक काम है, अभी देखे थे ना कोशिका का काम भी अलग अलग था। तो हम जैसे सांस ले रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ नाक से, नाक में जो नासिका छिद्र है, इससे कोशिका पहले क्या गया, सांस अंदर है, मतलब हवा अंदर गया, अंदर जा करके टंकी में जमा हुआ, यहाँ पे टंकी है, फेफड़ा यहाँ पे जमा हुआ, और ये हीमोग्लोबिन खून के साथ में ये चला जाएगा कोशिका के भीतर, और कोशिका में पाया जाता है कौन, हीमोग्लोबिन के थ्रू चला जाता है शरीर के अंदर, खून के साथ में, हवा किसके साथ मिलके जाता है, खून के साथ में, ठीक है ना, और उसके बाद कहाँ जाता है, कोशिका, और कोशिका में भी कहाँ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, कहाँ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, कहाँ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में ही सांस का आदान प्रदान होता है ना, वो है जिंदा तो पूरा शरीर जिंदा, वो मर गया तो शरीर मर गया, लेकिन वो जल्दी मारता नहीं है, उसको जिंदा करने वाला अगला पार्ट भी रहता है, हम लोग मारता है तो देख तो करिया हो जाता है, मर गया फिर जिंदा हो जाता है, बढ़िया चीज है, अगर मरते मरते मर जाए तो समझिए हम लोग लास्ट से पहला ही टपक जाते हैं, ठीक है ना। तो प्रत्येक जीव का शरीर निर्माण करने में कुछ स्पेशल कोशिकाएं होती है और उनका काम भी स्पेशल होगा, तो ये स्पेशल मिल करके आपस में मिल करके एक समूह बनाएंगे, ठीक है ना, मिलेंगे तो समूह बनेगा, सब अलग अलग, ये नहीं कि सांस ले वाला एक दन है और देखे वाला एक दन, नहीं, दोनों अलग चीज है। सांस लेने वाला नाक से लेकर के और जैसे जैसे जाता है फेफड़ा तक, तो इतना में जितना भी एक ही पार्ट में जितना कोशिका लगेगा, तो ये सब कोशिका कहलाएगा एगो टिश्यू कहलाएगा, क्या कहलाएगा, उत्तक, और देखने में हजारों कोशिका रहेगा, तो हजारों कोशिका आपस में मिलके स्पेशल उत्तक बनाएगा, ठीक है ना, ये नहीं कि कोशिकाओं के समूह को उत्तक कह दी तो क्लियर हो गया, नहीं, स्पेशल मुख्य जिसका विशेष काम हो, ठीक है ना, और वैसा कोशिका जिसका विशेष स्पेशल काम हो, तो वो समूह जो बनाएगा वो एक उत्तक कहलाएगा। नहीं तो ऐसा हो जाता तो हमारे शरीर में एक ही उत्तक रहता, कितने टिश्यूज रहते, एक, क्योंकि कोशिका के समूह को तो उत्तक कहते हैं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं। तो कोशिकाएं बहुकोशिकीय जीव, अच्छा, उत्तक का निर्माण पूछ देगा, उत्तक के निर्माण में एक कोशिकीय जीव में उत्तक होता है कि नहीं, नहीं होता है, क्यों होगा, क्योंकि उत्तक का निर्माण तब होता है जब कोशिका मिल जाता है, बहुत से कोशिकाओं के मिलने से उत्तक का निर्माण होता है, और यहाँ तो बहुत से कोशिके नहीं है ना, एगो तो बंडा कोशिका है, एक ही गो, ठीक है, बंडा मतलब समझाता है जेकर आगे पीछे कोई नहीं है, तो एक कोशिकीय है, वो क्या है, एक कोशिकीय, तो एक कोशिका कभी उत्तक का निर्माण नहीं कर सकता है, क्लियर हो गया। देख रहे हो क्वेश्चन कहाँ से पूछ देगा पता नहीं चलना चाहिए, तो आपको ये पूरा मैं लिरिक पढ़ा रहा था, इससे 1000 क्वेश्चन निकलेंगे और उसका आप जवाब दीजिएगा। उत्तक पूछेगा एक कोशिकीय जीव में उत्तक होता है, नहीं, स्पेशल लिख दिए बहुकोशिकीय जीव, यानी बहुकोशिकीय जीवों में उत्तक होती है, बहुकोशिकीय जीवों में क्या होती है, उत्तक। कैसे उत्तक होगा से समझ में आ गया, जब स्पेशल कार्यों के अनुसार उसको क्या कर दिया है, कोशिका आपस में समूह बनाएगा तो उसको उत्तक कहेंगे। अब देखिए पूरा डिटेल समझते हैं टिश्यूज क्या होते हैं। उत्तक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टिश्यू। उत्तक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टिश्यू। उत्तक को इंग्लिश में टिश्यू बोलेंगे। उत्तक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टिश्यू। तो एक सी रचना और एक सी कार्य, एक सी रचना और एक सी कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। मतलब डिफिनीशन बहुत ढंग से समझिए, एक जा स्ट्रक्चर है, जैसे सांस लेना था सारे सांस लेने वाला, और उसका काम एक ही है ना, खाली सांस लेने में जितना काम होगा वही काम करेगा, ठीक है ना। कराने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहेंगे। अब मान लिया जाए एक लोहार है और एक बढ़ई है, तो लोहार के साथ में 4-5 आदमी काम करते हैं, और बढ़ई के साथ में भी काम करते हैं, तो स्पेशल काम किया लोहार वाला, 4-5 मिल करके लोहा का सामान बना, तो बढ़ाइयो चल जाएगा ओकरा में, नहीं जाएगा। तो वो स्पेशल जो 5 को मिल करके काम किया ना, तो ये 5 गो हो गया कोशिका,
5 गो क्या हो गया, कोशिका। और ये पांचों मिल करके एक उत्तक बनाया, यानी एक उत्तक बनाया। क्लियर है? और एक उत्तक का नाम हो गया लोहार, ये स्पेशल उत्तक हो गया। इधर काम कर रहा है 5 गो, इधरो है ना, एगो रंदा मार रहा है, एगो पजावे में लगल है, एगो आरी से लकड़ी काट रहा है। तो ये भी तो स्पेशल काम कर रहे हैं। लोहारवन देने वाला काम कर रहा है का? नहीं, इसका स्पेशल एक केवाड़ी लगाना था तो केवाड़ी वाला काम कर रहा है। तो ये स्पेशल क्या कहलाएगा, उत्तक कहलाएगा। तो ये स्पेशल उत्तक का नाम इधर हो गया बढ़ई। क्या हो गया नाम? बढ़ई। क्लियर हो गया? कारपेंटर नाम हो गया। तो अब टिश्यू समझ में आया किसे कहेंगे कि सबको मिला दिए, 10 आदमी मिला दीजिए हौज पोज करके, तो कह देते कि 5 गो लोहार और 5 गो बढ़ाई, सब मिला देते, कहते देखो बन गया, एगो काम हो गया, लोहार है। सब स्पेशल क्यों हो गया? कार्य के अनुसार उसे बांटा गया है ना। तो यहाँ भी है स्पेशल, कार्य के अनुसार बांटा है। तो एक सी रचना और एक सी कार्य कराने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं? उत्तक बोलते हैं। ए कलेक्शन ऑफ सेल, ए कलेक्शन ऑफ सेल, यानी सेलों के कलेक्शन माने समूह, कलेक्ट किए, सबको जमा किए। दैट्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जिसका स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या हो, एक जैसा हो, सिमिलर हो, उसे हम क्या कहेंगे? टिश्यूज कहेंगे। दैट्स आर कॉल्ड टिश्यूज। उत्तक 4 प्रकार के होते हैं। टिश्यूज कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज। सबसे फर्स्ट में कनेक्टिव टिश्यू, फर्स्ट में क्या? कनेक्टिव टिश्यू। सेकेंड में इपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, और मसल्स टिश्यू, मसल टिश्यू, और नर्वस टिश्यू। ठीक है? यानी कनेक्टिव टिश्यू संयोजी उत्तक, कनेक्टिव टिश्यू संयोजी उत्तक, इपिथेलियल टिश्यू उपकला उत्तक। ये दूसरा टॉपिक में पढ़ना है, सेकंड चैप्टर 9th क्लास में। अब लोग इसके बारे में अब आगे नहीं पढ़ाएंगे, आगे सेकंड चैप्टर में पढ़ाएंगे। ठीक है ना? बस इतना याद रखिए कि ये कितने पार्ट में है? 4 पार्ट में। टिश्यू कितने प्रकार होते हैं? 4। उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कनेक्टिव टिश्यू संयोजी उत्तक, एपिथेलियल टिश्यू उपकला उत्तक, मसल टिश्यू पेशी, मसल्स पेशी, ठीक है, और नर्वस टिश्यू, नर्व टिश्यू तंत्रिका उत्तक, नर्व टिश्यू तंत्रिका। ये उत्तक 4 प्रकार के। अब है ऑर्गन, है ना?